यूक्रेन पर बमबारी और ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूसी कब्जे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में भारत ने कहा, परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है सबसे अहम। रूस ने यूक्रेन में आंशिक संघर्ष विराम की घोषणा की। नागरिकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित रास्ता देने के लिए किया सीज फायर। वहीं यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल की रूसी सेना ने की घेराबंदी। रूस ने जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने पर 15 साल जेल की सजा के प्रावधान वाला नया कानून पारित किया। बीबीसी और सीएनएन ने रूस में रिपोर्टिंग रोकी, तो वहीं फेसबुक, बीबीसी और डॉचे वेले सहित तमाम वेबसाइट्स ब्लॉक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वाराणसी में जनसभा। वहीं मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 22 सीटों पर मतदान जारी। मतदाता आज 92 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का करेंगे फैसला। और भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन। रविंद्र जडेजा ने जड़ा शानदार शतक, जबकि आर अश्विन ने बनाया अर्धशतक। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस समय की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। ये युद्ध विराम स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे लागू हो जाएगा। इसका लक्ष्य आम नागरिकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है। इसके लिए एक मानवीय गलियारा बनाया जाएगा। दोनों यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता के दूसरे दौर में इस गलियारे पर सहमति बनी थी। लगातार खबरें आ रही हैं कि इस युद्ध के चलते कई आम नागरिकों की भी जान जा रही है। आम नागरिक बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं, बंकर्स में रह रहे हैं। ऐसे में लगातार बातचीत जारी थी। दूसरे दौर की जो वार्ता हुई यूक्रेन और रूस के बीच, उसमें इस बात पर सहमति बनी कि युद्ध विराम की पर सहमति बनी है और आखिरकार जो रूस है वो आंशिक युद्ध विराम के लिए राजी हो गया है। आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की गई है। युद्ध विराम स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से लागू हो जाएगा और इसके जरिए जो वहां पे शहरों में लोग फंसे हुए हैं वो सुरक्षित स्थानों पर निकल पाने में सफल हो पाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच सैनिक संघर्ष जो है वो लगातार अपने 10वें दिन पर पहुंच चुका है। लगातार रूस की ओर से बमबारी जारी है। यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल को भी रूसी सेना ने घेर लिया है, उसकी घेराबंदी की है। और इस बीच यहां पर रूस की ओर से आंशिक युद्ध विराम की घोषणा हुई है ताकि जो युद्धग्रस्त इलाके हैं वहां से जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, वो वहां से निकल सके। तो ये ताजा अपडेट इस वक्त आ रहा था रूस और यूक्रेन के सैनिक संघर्ष को लेकर। इस बीच भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वतन वापस लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ने मोर्चा संभाला हुआ है। रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से 629 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना के C-17 विमान आज हिंडन एयरबेस पर पहुंचे।
तो सरकार की कोशिश यूक्रेन में फंसे हर भारतीय छात्र की सकुशल घर वापसी की है। इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रसार भारती भी आपको ताज़ा खबर देने के लिए प्रतिबद्ध है। डीडी न्यूज के संवाददाता पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक गणराज्य से आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। यूक्रेन की सीमा से पोलैंड आए छात्रों के बीच बहुत सारे लोगों के प्रयास शामिल हैं। कुछ अनकहे योगदान युद्ध की आपाधापी में गुम हो गए हैं, लेकिन उनकी भूमिका छात्रों को स्वदेश वापस लाने में सराहनीय है और तारीफ के काबिल है। ऐसी ही एक स्वयंसेवी संस्था है बैप्स स्वामी नारायण संस्था। ये संस्था पोलैंड आए बच्चों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रही है। छात्रों ने कहा है कि यहाँ आने के बाद उन्हें राहत की सांस ली है और सरकार उनके हर चीज का ध्यान रख रही है। आइए देखते हैं पोलैंड के रेजेजो से डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। भारतीय स्टूडेंट जो यूक्रेन से वापस आ रहे हैं, उनको पोलैंड में जगह मिल रही है, उनको खाना मिल रहा है, उनको रहने की जगह मिल रही है और ये सब कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे उनके कुछ लोग हैं। हम बात करेंगे क्या एग्जैक्टली ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। अमित पटेल। मिस्टर पटेल, आप बताएं आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या एग्जैक्टली आप लोग कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बोचासन BAPS स्वामीनारायण संस्था। आपने निजदंड मंदिर का नाम सुना होगा। सो दैट्स ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग उनका ही पार्ट है। यहाँ हम इंडियन एम्बेसी के सपोर्ट से जो रिलीफ वर्क चल रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारे जो इंडियन बच्चे बॉर्डर से बहुत ही मुश्किल टाइम में से गुजर रहे हैं, जो भी यहाँ आता है फ्रॉम अराइवल रजिस्ट्रेशन टू हैविंग ऑफरिंग फूड, उनका जो डिपार्चर मैनिफेस्ट बनता है बिफोर जब बच्चे जाते हैं फ्लाइट लेने के लिए, तो उनका पूरा जो बंदोबस्त जो है वो हमारे वॉलंटियर ऑफ कोर्स एम्बेसी का सपोर्ट के साथ हम लोग कर रहे हैं। इनके आप जब बेडिंग देखते हैं तो बेडिंग का अलॉटमेंट जो होता है, क्लीनिंग है, वो सब चीज़ें हम एम्बेसी के साथ हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। खाना आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं और खाना गर्म भी है, तो ये खाना आप लोग कहाँ पे तैयार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, कितने लोग आप लोग रोज खाना देते हैं? मॉर्निंग लंच से लेकर डिनर तक ऑलमोस्ट एवरी डे ऑन एन एवरेज 1000 का डिशेस होते हैं। हमारा जो टीम है वो फ्रांस से, पेरिस में से हम लोगों ने हमारे पास मोबाइल किचन है, तो वो 22 घंटे का ड्राइव करके यहाँ आए पूरे ग्रोसरीज, और हमारे कुक जो महाराज है वो भी हमारे साथ है, तो वो कुक करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स उनको हेल्प करते हैं। तो एवरी डे ये सिलसिला चलता है। एवरीडे 1000 लोग हर रोज खाना खा रहे हैं। आप बताइए कि यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था की गई है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप लोग हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से? हाँ जी, तो जैसे ही जहाँ से भी बॉर्डर से ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको हम रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले सपोर्ट करते हैं, एंड देन ऑल्सो वी सपोर्ट एम्बेसी फॉर मेकिंग द मैनिफेस्टो, और उसके साथ साथ उनको लॉजिंग देते हैं यहाँ पे, एंड देन वी ट्राई टू सपोर्ट देम कि हाउ फॉर गिविंग देम द इंफॉर्मेशन इफ दे डोंट हैव एनी वीज़ा और एनीथिंग, देन वी ऑल्सो सपोर्ट देम देयर, बिकॉज हियर ऑल्सो एम्बेसी हैज सेट अप मैनी थिंग्स। और इन सभी के साथ वी हैव द वॉलंटियर्स विच आर कमिंग फ्रॉम अराउंड 10 डिफरेंट कंट्रीज, एंड वी आर 50 वॉलंटियर्स, सो वी आर वर्किंग 24 hours here along with our embassy to support our community over here. भारतीय कम्युनिटी के लिए ये है जज्बा इन लोगों का। यूरोप के अलग अलग देशों से आए हैं, यहाँ पे खाना दे रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, और एक ही मानना है कि हम सब एक हैं। और किस तरीके से ये जो भारतीय मूल के जो स्टूडेंट्स हैं, भारतीय स्टूडेंट्स जो खासतौर से कीव और खारकीव से आए हैं, उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पोलैंड। तो डीडी न्यूज संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से तमाम स्वयंसेवी एक मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। और रूस की संसद ने शुक्रवार को फेक न्यूज को लेकर कड़े कानून का ऐलान किया है। संसद में पारित इस नए कानून में सेना के खिलाफ जानबूझकर फेक न्यूज फैलाने पर 15 साल तक के जेल का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत फेक न्यूज फैलाने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। इस कानून के ऐलान के बाद BBC और CNN ने अपने पत्रकारों का कामकाज अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। रूस ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ YouTube पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। ब्रेक के बाद स्वागत है। नाटो ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की मांग को खारिज कर दिया है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि वे यूक्रेन के समर्थन के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सीधे कदम उठाने से एक व्यापक और क्रूर यूरोपीय युद्ध हो सकता है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन ना घोषित करने के नाटो के फैसले की कड़ी आलोचना की है। We have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. And of course, the only way to implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace, and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. And our assessment is that we understand the desperation, but we also believe that if we did that, we'll end up with something that could end in a full-fledged war in Europe, involving many more countries and causing much more human suffering. और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन ना घोषित करने के नाटो के फैसले की आलोचना की और कहा कि नाटो के इस फैसले ने रूस को बमबारी जारी रखने के लिए ग्रीन लाइट दे दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने जोर देकर कहा कि भारत परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च महत्व देता है, क्योंकि परमाणु सुविधाओं से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। An immediate cessation of violence and end to all hostilities are essential. We continue to carefully follow the developments regarding the safety and security of Ukraine's nuclear power reactors and facilities. India attaches the highest importance to ensuring safety and security of nuclear facilities, as any accident involving the nuclear facilities may have severe consequences for public health and the environment. India accords the highest priority to the discharge by the IAEA of its safeguards and monitoring activities in accordance with its statute in an effective, non-discriminatory and efficient manner. We have also noted the latest information available with regard to the nuclear power plants and facilities in Ukraine, including today's updates provided by the DG IAEA on the current situation. और आइए सीधे रुक करते हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का, जहां इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? आजम खान कहां है? 1-2 छूट गए हैं। 10 को कमल खिला दो, 11 को वो भी जेल में मिलेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपराधियों को और राजनीति के अपराधीकरण को
दोनों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये अखिलेश जी मुझे पूछते थे कि 5 साल में कानून और व्यवस्था में क्या हुआ है। अरे अखिलेश बाबू, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंख पर एक काला चश्मा चढ़ा हुआ है। जिसके ऐनक के ग्लास काले होते हैं, उसको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है। मैं आपको बताने आया हूं अखिलेश बाबू, इधर उधर ही मंडरा रहे हो आप। सुन सकते हो तो सुन लो। आपके जमाने में जो अपराध के आंकड़े आप छोड़कर गए थे, वो अपराध के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी कटौती करने का काम किया है। डकैती के अंदर 72% की कमी की है। लूट के अंदर 62% की कमी की है। हत्या के अंदर 31% की कमी की है। अपहरण के अंदर 29% की कमी की है। और मित्रों, बलात्कार के अंदर 50% की कमी की है। हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की यात्रा शुरू की है। मैं मल्हानी इसलिए आया हूं, मल्हानी में इसलिए आया हूं कि उमानाथ सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा ऋण है मित्रों, बहुत बड़ा ऋण है। और अगर मल्हानी वाले केपी सिंह को जिता देते हैं तो ये ऋण का भुगतान सूद समेत कर देना है मित्रों, इस बार सूद समेत। और दूसरा, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमारा जो वादा है, उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। छूट गई या नहीं छूट गई है? अरे जोर से बोलो, छूट गई या नहीं छूट गई है? ये 2-3 इक्का दुक्का मुझ पर ताव देकर घूमते हैं ना, एक बार मल्हानी में कमल खिला दो, वो भी मुख्तार के साथ दिखाई पड़ेंगे। बात माताओं, भाइयों, बहनों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2000 करोड़ की भूमि, अरे सुनो नेताजी, देख लिया आपको, बैठो। योगी आदित्यनाथ जी ने 2000 करोड़ रुपए की भूमि ये माफियाओं के, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई। और जो भूमि माफिया, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई, उस पर गरीबों के आवास बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत के अनुसार गरीब कल्याण के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने कोरोना का टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर करो। सबने लिया है ना? जरा याद करो वो दिन जब वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका ढूंढ लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया। तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी, याद है ना?
पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान, इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-80-80 पर कॉल करें। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं, उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 7वें चरण में 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम आज वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं वाराणसी का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। अश्विनी, क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखाना चाहेंगे? किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है? आज 7वें चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। जी जया, जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का प्रचार का समझिए आज आखिरी दिन है। 7वें चरण का तो है ही, इसके बाद 7वें चरण का मतदान 7 तारीख को होगा। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी में कल से हैं। वाराणसी में कल रोड शो करने के बाद उन्होंने यहाँ आज सुबह उन्होंने काशी की जो प्रबुद्ध जन है, जो विशिष्ट जन है, जो यहाँ का बौद्धिक वर्ग है, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और हम एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए ये वाराणसी ग्रामीण का क्षेत्र है और यहाँ बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस मंच के आसपास। और इस मंच से आगे जाकर पूरा का पूरा जो रो है वो माताओं बहनों से खचाखच भरा पड़ा हुआ है। और ये शिवापुरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, वाराणसी ग्रामीण का ये क्षेत्र है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद अगर देखें तो पूरे पूर्वांचल में एक जबरदस्त लहर भी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं में आती है, क्योंकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान रोड शो किया है तो उसके बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अगर इसके पहले के 2017 के चुनाव की बात करें तो वाराणसी से पूरा का पूरा क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सब क्षेत्रों से बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी। आजमगढ़, मऊ का जो इलाका था वो उतना ज़्यादा 2017 में भाजपा के लिए सकारात्मक नहीं रहा, लेकिन भाजपा ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है इस पूरे अंतिम चरण के चुनाव में और इस पूरे पूर्वांचल में। और उनके लिए दावे भी हैं, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है, यहाँ पर वाराणसी का कायाकल्प हुआ है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 1 खरब से ज़्यादा की विकास परियोजनाएं वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात के रूप में दी है। तो सरकार के अपने दावे हैं
और उस पर लोग मतदान के लिए भाजपा कह रही है। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं जनता जनार्दन को संबोधित करने के लिए। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपके पास वापस फिर लौटेंगे। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है और यही वजह है कि तमाम स्टार प्रचारक, तमाम दिग्गज नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इस वक्त चुनावी घमासान में कूदे हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान, इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। गंगा की लहरें भी नहीं पता चल रही हैं और चुनाव की लहरों का करंट भी पता नहीं चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, जरा डुबकी लगाकर देखो, अंडर करंट बहुत है। और ये अंडर करंट जो है ये गरीब कल्याण का है। जिस वर्ग के लिए 70 सालों में सपा बसपा कांग्रेस आई ने केवल गरीब के नाम पर वोट मांगा। कांग्रेस आई ने तो कहा गरीबी हटाएंगे, कांग्रेस मिट गई लेकिन गरीबी नहीं मिटी। मोदी जी आए तब जाकर गरीब कल्याण के कामकाज यहाँ पर होने शुरू हुए। और मैं कह सकता हूँ बहुत गंभीरता के साथ हमने गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया है और आगे भी करेंगे। देश में पिछले 10 वर्षों कांग्रेसियों का मूड अपबीट है, बहुत हाई है। और इसका कारण है कि ये मान रहे हैं दोस्त में लोग कि 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस या तो पूर्ण बहुमत में या नहीं तो किसी के गठबंधन के साथ पूरे 5 राज्यों में सरकार में आ रही है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके से नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम का किया ऐलान। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से रोके जाएंगे हमले। नागरिकों की निकासी के लिए बनेगा मानवीय गलियारा। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। भारतीयों को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरे वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान। अन्य उड़ानों से भी देश वापस लाए गए भारतीय नागरिक।
यूक्रेन पर बमबारी और ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूसी कब्जे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में भारत ने कहा, परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है सबसे महत्वपूर्ण। यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल की रूसी सेना ने की घेराबंदी। रूस ने जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने पर 15 साल जेल के प्रावधान वाला कानून किया पारित। बीबीसी और सीएनएन ने रूस में रोकी रिपोर्टिंग। फेसबुक सहित कई वेबसाइट्स रूस में ब्लॉक। यूपी चुनाव में अंतिम चरण में पहुंची लड़ाई। 7वें और आखिरी दौर के लिए मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी की काशी में जनसभा। अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। मणिपुर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए आज हो रहा है मतदान। 22 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। आज 92 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला। और खेल की दुनिया में भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन। रविंद्र जडेजा ने जड़ा शानदार शतक, जबकि आर अश्विन ने बनाया अर्धशतक। नमस्कार, मैं हूं रजनी सेन। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके से नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। ये युद्ध विराम स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे लागू होगा। इसका लक्ष्य आम नागरिकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना है। इसके लिए एक मानवीय गलियारा भी बनाया जाएगा। ध्यान रहे कि दोनों यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता के दूसरे दौर में इस गलियारे पर सहमति बनी थी। तो ये बड़ी खबर है रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी, जिसमें कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की गई है ताकि वहां पर नागरिकों को निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया जा सके, सुरक्षित एक मानवीय गलियारा बनाया जा सके। और दूसरे दौर की दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में इस बात पर सहमति बनी थी कि एक मानवीय गलियारा बनाया जाएगा और इसीलिए रूस ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। तो यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके से नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। ये युद्ध विराम स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे लागू हो जाएगा। इसका मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है आम नागरिकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना और इसके लिए एक मानवीय गलियारा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस दोनों के बीच वार्ता के दूसरे दौर में इस गलियारे पर सहमति बनी थी। इसीलिए यूक्रेन ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। ये महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी अहम खबर है। 2 इलाकों में युद्ध विराम की घोषणा की है, आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है रूस ने, ताकि वहां से सुरक्षित नागरिकों को निकाला जा सके। और मॉस्को के समय अनुसार सुबह 10 बजे से ये युद्ध विराम लागू होगा। और वो जो 2 इलाके हैं, ये रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान है। इसमें कहा गया कि मारियोपोल और वोल्नोवाखा के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए मानवीय गलियारे खोले जाएंगे और इसी के लिए इस युद्ध विराम की घोषणा हुई है। तो वो जो 2 इलाके हैं जहां पर आंशिक युद्ध विराम की घोषणा हुई है, वो है मारियोपोल और वोल्नोवाखा, जहां से नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए, आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध विराम की रूस ने घोषणा की है। और इस खबर पर और ज़्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, ये महत्वपूर्ण खबर है, रूस ने आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। क्या स्वरूप होगा इस आंशिक युद्ध विराम का? देखिए रजनी, कई दिनों से इस बारे में चर्चा चल रही थी कि क्या कोई सीज फायर होगा और ये अगर सीज फायर होगा तो क्या कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर मिलेगा। इस पे अभी बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि रशियन फोर्सेज ने ऐसा ऐलान किया है कि एक विंडो दिया जाएगा जिसमें सीज फायर होगा
और ये सीज फायर से जो सिविलियंस हैं वो इवैक्यूएट हो सकेंगे। रजनी, ये जो सीज फायर है मैं आपको बता दूं, ये मैरियोपोल के लिए बताया जा रहा है। अभी जो एजेंसी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं। हम जानते हैं मैरियोपोल जो साउथ ईस्टर्न सिटी है, एक तरीके से वो सीज में था कई दिनों से। बताया जा रहा था, वहां से ऐसी खबरें आ रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे, बहुत ज्यादा दिक्कत है, खाना पानी और हीटिंग के लिए भी दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अहम बात यह है कि काफी ज्यादा ठंड है वहां, और ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल हो रहा था सिविलियंस का भी रहना। तो एक ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, जो अभी बताया जा रहा है कि दी जाएगी। अहम बात यह है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, उसके कारण ये सीज फायर दिया गया है। फूड और मेडिसिन भी लोगों को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से जब वो निकलेंगे तो वो वहां से बाहर जा पाएंगे। अब ये देखना रहेगा कि वो इस जगह से कहां पर जा पाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हम भारत भी एक तरीके से अपने कई लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है, और इस संदर्भ में भी कई जगहों पर ये कहा गया है विदेश मंत्रालय द्वारा भी, रजनी, ये कहा गया है कि सीज फायर अगर हो तो जल्द से जल्द भारतीय भी निकल सके उन इलाकों में से जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अहम बात यह है कि अब अगर देखा जाए तो एक जगह पे सीज फायर जैसे मैरियोपोल है, उसका बहुत ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है उस पोर्ट का। वहां पर एक पोर्ट है जिसका काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि आगे भी सिविलियंस के लिए क्या पता कॉरिडोर को खोला जाए, जिसका फायदा सुमी और खारकोव में हमारे फंसे जो भारतीय नागरिक हैं उनको मिल सकेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। हम एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू से अगर इसे देखें तो बहुत जरूरत है इस सीज फायर की, और विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कई बार इस बात को कल भी दोहराया कि हम दोनों साइड से अपील करते हैं कि एक सीज फायर दिया जाए, इस फायर हो जिससे कि हम हमारे लोगों को बाहर निकाल सके। बिल्कुल। और इन दो इलाकों की अगर हम बात करें, आप बता भी रही थी मेघना, किस तरीके की आपने जैसा कि कहा एक तटीय बंदरगाह है। अगर वहां पर भारतीयों की होने की बात करें, एक सही संख्या तो बता पाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी क्या कितना अंदेशा या कितना संभावना है कि वहां पर कितने भारतीय हो सकते हैं? रजनी, इस बात की पुष्टि तो हम बेशक जैसा आपने कहा आंकड़ों के मामले में नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल जहां तक विदेश मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी गई है, इन इलाकों में जहां तक रिपोर्ट्स हैं कोई भारतीय मौजूद नहीं है। भारतीय लोगों की जो संख्या है वो अभी फिलहाल सुमी में है, खारकीव में है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट के इलाके हैं। उन्हीं दोनों जगह पे मैक्सिमम भारतीय हैं, और जो खारकीव से पेसोचिन गए थे तो पेसोचिन में अभी भारतीय हैं, जहां से निकालने की कवायद जो है जारी है। बसेस के माध्यम से ट्रांसपोर्ट अरेंज किया गया है। सुबह भी हम देख रहे थे कि जहां पर भी जरूरत पड़ रही है वहां पर खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है जितना भी हो सके मुमकिन। लेकिन ये भी देखना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, यहाँ पर बहुत इजी नहीं है एक्सेस, कोई भी पानी पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन जहां तक मैरियोपोल की बात है, यहाँ पर उम्मीद नहीं है किसी भी भारतीय के होने की। जी जी जी। लेकिन अगर हम देखें तो बाकी जो भारतीय हैं या तो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, कुछ बॉर्डर्स पर होंगे। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा संख्या में भारतीय जो हैं वो बॉर्डर्स पर भी नहीं है। लवीव में कुछ अगर भारतीय हो सकते हैं जो बॉर्डर की तरफ निकलेंगे। कीव में भारतीयों के बारे में बताया गया है कि अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है कि कोई भारतीय वहां पर है, और अगर होगा तो वो कॉन्टैक्ट करेगा और उसके बाद वहां से उसे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। बात है कि सुमी और खारकीव ये दो जगहों पर हमारे लोग हैं, और पेसोचिन में हमारे लोग हैं जो इंडियन नेशनल्स हैं। लेकिन मारियोपोल में अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं कि वहां पर भारतीय मौजूद हैं। जी, तो निश्चित रूप से ये एक राहत देने वाली खबर है कि आंशिक रूप से रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों में युद्ध विराम की घोषणा की है। मेघना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है।
कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वतन वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ने मोर्चा संभाला हुआ है। रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से 629 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना के C-17 विमान आज हिंडन एयरबेस पर पहुंचे। और पोलैंड से 219 छात्रों को लेकर एक और फ्लाइट नई दिल्ली पहुंची है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर छात्रों की अगवानी की। छात्रों ने सुरक्षित स्वदेश वापसी पर भारत सरकार का आभार जताया। हिंडन एयरबेस पर मौजूद हमारे संवाददाता और मिलेश भट्ट ने यूक्रेन से स्वदेश लौटे कुछ छात्रों से बात की। वहाँ पे हालात तो बुरा है, थोड़ा सा लाइक अटैक सब। हमें 24 को फर्स्ट एक्सप्लोजन की आवाज़ से ही हम उठे थे। फिर 2-3 दिन तो हम रात को बंकर्स में ही गुजारे। फिर जिस दिन कर्फ्यू हट चुका था, जब समझौता की बात हुई थी, तो उस दिन हम रेलवे स्टेशन जाने की कोशिश की है ताकि हम कीव से निकल सके। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उस बॉर्डर पे इतना भीड़ सब नहीं था जैसे पोलैंड बॉर्डर में सब है। फिर हमने वहाँ से आते ही इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल आए, उन्होंने हमें बस में एकोमोडेशन लेकर गए। बहुत अच्छा होटल था। फिर वहाँ हमारा सब अच्छे से उन्होंने रखा, खाना पीना सब अरेंज किया। फिर हम 2 तारीख को होटल आए थे और 4 का हमारा फ्लाइट था। तो क्या कुछ कहना है एयरफोर्स को और भारतीय सरकार? मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि इतना मुश्किल समय में उन्होंने इतना रैपिडली एक्ट किया। इंडियन एम्बेसी यूक्रेन, इंडियन एम्बेसी स्लोवाकिया, फिर और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हमारी हेल्प की थी। और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स खास करके भेजा हमारे लिए। ऐसा भी नहीं कि सिविलियन फ्लाइट का इंतज़ार किया, उन्होंने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजी जो यूजुअली सिविलियंस के लिए यूज़ नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक्स फॉर इंडिया गवर्नमेंट जिन्होंने बहुत हमारे लिए हेल्प की, और एयरफोर्स भी बहुत बढ़िया थी वो, और सेफ लैंडिंग हुई हमारी। Actually, the traveling from like Poland to here, it's very good. India took us again food, shelter, everything is fine. The way they helped is amazing because they helped bring the dogs also. That's the best thing I can say from this evacuation because no other country has done it. Only they gave importance to the dogs also to bring it back. So this is the best initiative India has taken. जब भी इंडियन सिटीजन्स प्रॉब्लम में आए हैं, ये पहले भारत सरकार या इंडियन एयरफोर्स सबसे पहले, या इंडियन आर्मी, मिलिट्री, ये डिफेंस पर्सनालिटीज़ सबसे पहले फर्स्ट लाइन में खड़े थे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए या हमें वहाँ से बचा के अपनी कंट्री लाने के लिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट आई एम एन इंडियन सिटीज़न एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत सेफली अपने घर पहुँच गई हूँ। छात्रों ने भारतीय सरकार का आभार जताया है। और उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने जोर देकर कहा है कि भारत परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च महत्व देता है क्योंकि परमाणु सुविधाओं से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। An immediate cessation of violence and end to all hostilities are essential. We continue to carefully follow the developments regarding the safety and security of Ukraine's nuclear power reactors and facilities. India attaches the highest importance to ensuring safety and security of nuclear facilities, as any accident involving the nuclear facilities may have severe consequences for public health and the environment. India accords the highest priority to the discharge by the IAEA
of its safeguards and monitoring activities in accordance with its statute in an effective, non-discriminatory and efficient manner. We have also noted the latest information available with regard to the nuclear power plants and facilities in Ukraine, including today's updates provided by the DG IAEA on the current situation. और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार की कोशिश यूक्रेन में फंसे हर भारतीय छात्र की सकुशल घर वापसी की है। इसके लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है। इसी क्रम में प्रसार भारती भी आपको ताज़ा खबर देने के लिए प्रतिबद्ध है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक गणराज्य से आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। यूक्रेन की सीमा से पोलैंड आए छात्रों के पीछे बहुत सारे लोगों के प्रयास शामिल हैं। कुछ अनकहे योगदान युद्ध की आपाधापी में गुम हो गए हैं, लेकिन उनकी भूमिका छात्रों को स्वदेश वापस लाने में सराहनीय और तारीफ के काबिल है। ऐसा ही एक स्वयंसेवी संस्था है बैप्स स्वामीनारायण संस्था। ये संस्था पोलैंड आए बच्चों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रही है। छात्रों ने कहा है कि यहाँ आने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है और सरकार उनके हर चीज़ का ध्यान रख रही है। आइए देखते हैं पोलैंड के रिजल्ट से डीडी न्यूज़ संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। भारतीय स्टूडेंट जो यूक्रेन से वापस आ रहे हैं उनको पोलैंड में जगह मिल रही है, उनको खाना मिल रहा है, उनको रहने की जगह मिल रही है और ये सब कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे उनके कुछ लोग हैं। हम बात करेंगे क्या एग्जैक्टली ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। अमित पटेल। मिस्टर पटेल, आप बताएं आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या एग्जैक्टली आप लोग कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बोचासन BAPS स्वामीनारायण संस्था। आपने निजदन मंदिर का नाम सुना होगा, सो दैट्स ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग उनका ही पार्ट है। यहाँ हम इंडियन एम्बेसी के सपोर्ट से जो रिलीफ वर्क चल रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारे जो इंडियन बच्चे बॉर्डर से बहुत ही मुश्किल टाइम में से गुजर रहे हैं, जो भी यहाँ आता है फ्रॉम अराइवल रजिस्ट्रेशन टू हैविंग ऑफरिंग फूड, उनका जो डिपार्चर मैनिफेस्ट बनता है बिफोर जब बच्चे जाते हैं फ्लाइट लेने के लिए, तो उनका पूरा जो बंदोबस्त जो है वो हमारे वॉलंटियर ऑफ कोर्स एम्बेसी का सपोर्ट के साथ हम लोग कर रहे हैं। इनके आप जब बेडिंग देखते हैं तो बेडिंग का अलॉटमेंट जो होता है, क्लीनिंग है, वो सब चीज़ें हम एम्बेसी के साथ हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। खाना आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं और खाना गर्म भी है, तो ये खाना आप लोग कहाँ पे तैयार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, कितने लोग आप लोग रोज खाना देते हैं? मॉर्निंग लंच से लेकर डिनर तक ऑलमोस्ट एवरी डे ऑन एन एवरेज 1000 का डिशेस होते हैं। हमारा जो टीम है वो फ्रांस से, पेरिस में से हम लोगों ने हमारे पास मोबाइल किचन है, तो वो 22 घंटे का ड्राइव करके यहाँ आए, पूरे ग्रोसरीज, और हमारे कुक जो महाराज है वो भी हमारे साथ है, तो वो कुक करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स उनको हेल्प करते हैं, तो एवरीडे ये सिलसिला चलता है। एवरीडे 1000 लोग हर रोज खाना खा रहे हैं। आप बताइए कि यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था की गई है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप लोग हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से? हाँ जी, तो जैसे ही जहाँ से भी बॉर्डर से ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको हम रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले सपोर्ट करते हैं, एंड देन ऑल्सो वी सपोर्ट एम्बेसी फॉर मेकिंग द मैनिफेस्टो, और उसके साथ साथ उनको लॉजिंग देते हैं यहाँ पे, एंड देन वी ट्राई टू सपोर्ट देम कि हाउ फॉर गिविंग देम द इंफॉर्मेशन इफ दे डोंट हैव एनी वीज़ा और एनीथिंग, देन वी ऑल्सो सपोर्ट देम देयर बिकॉज हियर ऑल्सो एम्बेसी हैज सेट अप मैनी थिंग्स। और इन सभी के साथ वी हैव द वॉलंटियर्स विच आर कमिंग फ्रॉम अराउंड 10 different countries, and we are 50 volunteers, so we are working 24 hours here along with our embassy to support our community over here.
भारतीय कम्युनिटी के लिए ये है जज्बा इन लोगों का। यूरोप के अलग अलग देशों से आए हैं, यहाँ पे खाना दे रहे हैं, खाना परोस रहे हैं और एक ही मानना है कि हम सब एक हैं। और किस तरीके से ये जो भारतीय मूल के जो स्टूडेंट्स हैं, भारतीय स्टूडेंट्स जो खासतौर से कीव और खारकीव से आए हैं, उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पोलैंड। मानवीय संवेदना की एक और मिसाल। और रूस की संसद ने शुक्रवार को फेक न्यूज़ को लेकर कड़े कानून की घोषणा की है। संसद में पारित इस नए कानून में सेना के खिलाफ जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाने पर 15 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। नए कानून के तहत फेक न्यूज़ फैलाने पर जुर्माना या फिर जेल की सजा हो सकती है। इस कानून के ऐलान के बाद बीबीसी और CNN ने अपने पत्रकारों का कामकाज अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। रूस ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करते हैं चुनाव की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 7वें चरण में 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने कल काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और एक मेगा रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री के दौरे पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने वाराणसी का चुनावी हाल जाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में होंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबा रोड शो करेंगे और इस रोड शो का शुभारंभ होगा सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण से और खत्म होगा पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण से। इस दौरान वो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए आएंगे। जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है उसका पूरा कायाकल्प हो चुका है और ये अब काशी विश्वनाथ का महज मंदिर नहीं बल्कि ये एक कॉरिडोर बन गया है। काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक दोनों के आकर्षण का यह धाम कैसा बना, प्रधानमंत्री की ये पहल कैसी रही, हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं। क्या लगता है ये जो पूरा परिसर चमक उठा है प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से, इसको कैसे आप देखते हैं? नेपाल से आप आए, कैसा लग रहा है? पहले आए थे तो थोड़ा दूसरा दिखाई दे रहा था, अभी बहुत अलग से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन? ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छे किए मोदी जी। पहली बार आए थे, इतना अच्छा नहीं था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। ही इज अ नाइस प्राइम मिनिस्टर। ही इज डेवलपिंग अ लॉट। बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए एक वरदान है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक पूरे देश में ना पैदा हुआ है और माइट भी जो है मोदी जी का जो डेवलपिंग वर्क है डेफिनेटली हमारे देश में ना होकर के बल्कि पूरे दुनिया में मोदी जी का जो कीर्ति, मोदी जी की कीर्ति और उनका नाम लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा नदी के मध्य अभी हम बोट पर
मौजूद हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के लिए यहाँ पहुँचेंगे तो कैसे लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। तमाम जो जिस सड़क से होकर वो गुजरेंगे, बहुत लंबा रोड शो होगा, उस सड़क पर लोग उनके अभिनंदन के लिए खड़े होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों में एक संदेश देने की भी कोशिश करेंगे कि जैसे उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का विकास किया है, वह विकास पूरे देश भर में एक रोड मैप, एक खाका जो है विकास का प्रस्तुत भी करेगा कि लोग कैसे अपने संसदीय क्षेत्र को वाराणसी की तरह चमका सकते हैं। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, वाराणसी। यूपी के बाद रुख करते हैं मणिपुर का। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान चल रहा है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। पोलैंड से एक और फ्लाइट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंची। सुरक्षित स्वदेश वापसी की बच्चों की ये खुशी और उनकी ये भावनाएं इस बात की साक्षी हैं कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकलकर अपनी धरती पर पहुंचने की खुशी क्या होती है। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचर रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। काशी का विकास तेजी से हो रहा है तो कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। 80 घाट में भी तेजी से ही विकास हुआ है और संस्कृति पुष्पित हुई है, पल्लवित हुई है और संरक्षित भी हुई है। अब जब राम का मंदिर बन गया, उधर राम सेतु का विषय भी साइंटिफिक तरीके से सेटल हो गया, अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हम तो 30 साल से नहीं है, कांग्रेस का सवाल नहीं है। देखिए, इशू और इनिशिएटिव किसी भी पार्टी को बड़ा बनाती है और घटाती है। जो दौर आया 90 के बाद से, 90 तक तो हम थे, 90 के बाद जो दौर आया इस प्रदेश की राजनीति में, धर्म का, जाति का, इनका जो हुआ, उस राजनीति को कांग्रेस ने फॉलो नहीं किया। रैली को संबोधित कर रहे हैं। और कट्टे की फैक्ट्री खुलवाना और गुंडा पैदा करना, यही इनका काम है। तो जनता को ये क्या देंगे, इस बात को हमको पूछना चाहिए और उनसे जानकारी हासिल करनी चाहिए। कोई काम नहीं किया। जो काम हुए हैं वो योगी जी के टाइम पर हुए, वो मोदी जी के आशीर्वाद से हुए, और इस जगह की भी और उत्तर प्रदेश की भी, पूर्वांचल की और सारे उत्तर प्रदेश की अगर तस्वीर बदली है और तकदीर बदली है तो वो मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने धरती पर ला करके किया है। इसको हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने पहले भी कहा, हम परिवार की पार्टी नहीं है, हम कोई रीजनल पार्टी नहीं है, हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और विचारों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। अगर आपने रमेश बिंद को वोट दिया, अगर आपने रवि किशन को वोट दिया,
तो इन दोनों ने मिलकर के मोदी जी का साथ दे करके 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग तो है ही, कानून के दृष्टि से भी सारे भारत के कानून अब जम्मू कश्मीर की धरती पर भी लगते हैं। ये संभव हुआ है तो आपके वोट के कारण हुआ है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अगर आपने 2019 में मोदी जी को आशीर्वाद दिया, रमेश बिन जी को आशीर्वाद दिया, रवि किशन जी को आशीर्वाद दिया, तो यह 3 तलाक का काला कानून, 13वीं शताब्दी का दंश वाला कानून, जो मुस्लिम महिलाओं को आजादी से रोकती थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसको हटाना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, किसी नेता में दम नहीं था। सभी सांप्रदायिकवाद के बोझे तले दब जाते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। ये नरेंद्र मोदी जी थे जिनकी इच्छा शक्ति थी, जिन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजाद कराएंगे, और रवि किशन और रमेश बिन ने जो ताकत थी वो आपने दी, उसके कारण संविधान में परिवर्तन करके आज करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजाद कर दिया। यह परिस्थिति लाकर के खड़ी थी। इसलिए जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है जो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान में नहीं है जो मुस्लिम देश है, बांग्लादेश में नहीं है जो मुस्लिम देश है, सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, ये सब मुस्लिम देश है। लेकिन हमारे भारत में 13वीं शताब्दी का काला कानून चल रहा था, और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 3 सालों में 3 तलाक की घटनाएं मुस्लिम समुदाय में 80% घट गई है। ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए, और मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली। जेपी नड्डा भदोही में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा एक मजबूत विचारों वाली पार्टी है और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। अखिलेश यादव जी के दावे मैंने कहा सदा झूठे साबित हुए। मैं दावा कर रहा हूं 300 से ज्यादा सीटों की दावा मैं पिछली बार भी किया था, आज फिर कर रहा हूं। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। पूरे प्रदेश में मैं नारा लगाता हूं 100 में 60% वोट हमारा, 40% वोटों में बंटवारा, और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों हमारा है? कि हमने सबका साथ दिया, सबका विकास किया, सबके जीवन को सुखी बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जितना काम पिछले 5 साल में हुआ है, ये बुआ भतीजे और पिताजी इनके तीनों लोग मिलकर के 15 साल में नहीं कर पाए। दृष्टि दोष जिसे होता है वो 80-20 को हिंदू मुसलमान में ले जाता है। अगर हिंदू मुसलमान में हम काम करते तो मुसलमानों को कोई सुविधा नहीं मिलती, केवल हिंदुओं को सारी सुविधा मिलती। हमारा ये दृष्टिकोण है ही नहीं।
समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। हम सोच ही नहीं सकते कि 5-7 वर्षों में पिछले 200 साल का बदलाव लाने का काम मोदी जी ने 5 वर्षों में किया होगा। मोदी जी के आने से पहले काशी क्या थी और इस काशी में इतना बड़ा बदलाव मोदी जी के आने से क्या हुआ, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में मोदी जी बसते हैं। हम चुनाव में हम कार्यक्रम लेके आए हैं। हम इंसान की ज़रूरत की बात करते हैं, वो बात करते हैं जो इंसान की ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। और यहाँ जो विकास हो रहा है एप्रिसिएटेड वाला मामला है, उसे कोई कमेंट नहीं कर सकता। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके से नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम का किया ऐलान। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से रोके जाएंगे हमले। नागरिकों की निकासी के लिए बनेगा मानवीय गलियारा। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। भारतीयों को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरे वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान। अन्य उड़ानों से भी देश वापस लाए गए भारतीय नागरिक। यूक्रेन पर बमबारी और ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूसी कब्जे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में भारत ने कहा, परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है सबसे महत्वपूर्ण। यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल की रूसी सेना ने की घेराबंदी। रूस ने जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने पर 15 साल जेल के प्रावधान वाला कानून किया पारित। बीबीसी और CNN ने रूस में रोकी रिपोर्टिंग। फेसबुक सहित कई वेबसाइट्स रूस में ब्लॉक। यूपी चुनाव में अंतिम चरण में पहुंची लड़ाई। 7वें और आखिरी दौर के लिए मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी की काशी में जनसभा। अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। मणिपुर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए आज हो रहा है मतदान। 22 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। आज 92 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला। और खेल की दुनिया में भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन। रविंद्र जडेजा ने जड़ा शानदार शतक, जबकि आर अश्विन ने बनाया अर्धशतक। नमस्कार, मैं हूं रजनी सेन। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके से नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। ये युद्ध विराम स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे लागू होगा। इसका लक्ष्य आम नागरिकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना है। इसके लिए एक मानवीय गलियारा भी बनाया जाएगा। ध्यान रहे कि दोनों यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता के दूसरे दौर में इस गलियारे पर सहमति बनी थी। तो ये बड़ी खबर है रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी, जिसमें कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की गई है ताकि वहां पर नागरिकों को निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया जा सके।
सुरक्षित एक मानवीय गलियारा बनाया जा सके और दूसरे दौर की दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई थी उस बातचीत में इस बात पर सहमति बनी थी कि एक मानवीय गलियारा बनाया जाएगा और इसीलिए रूस ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। तो यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके से नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। ये युद्ध विराम स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे लागू हो जाएगा। इसका मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है आम नागरिकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना और इसके लिए एक मानवीय गलियारा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस दोनों के बीच वार्ता के दूसरे दौर में इस गलियारे पर सहमति बनी थी, इसीलिए यूक्रेन ने कुछ इलाकों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। ये प्रधानमंत्री वाराणसी में एक जन रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। इस सरकार की वापसी का झंडा बुलंद कर रही है। कोरोना से लेकर काशी तक, बांदा से लेकर बहराइच तक डबल इंजन की सरकार की ही हुंकार एक एक नागरिक कर रहा है। पूरा यूपी बिना बटे एकजुट होकर कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। यूपी के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली गौर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, जो सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का भला करे, क्या ऐसे लोगों का आप साथ देंगे क्या? जो गौर परिवारवादी है, इनका साथ दोगे क्या? साथियों, ये गौर परिवारवादी की एक खास आदत है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। अब मुझे बताइए, एक गौर परिवारवादियों ने कभी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो दंगे करवाएंगे? लिखा था, लेकिन किया क्या? दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था। इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजावाद, कर्मचारियों का शोषण, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से, पूरी ताकत से काम किया। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है।